हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि महा मैराथन एग्जाम तक चल रहा है, तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं जो कि पावर ग्रिड 2023 महा मैराथन एग्जाम तक में आपकी बार अंतिम प्रहार के साथ पावर ग्रिड को लेकर के चल रहे हैं, जो कि महा मैराथन जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। तो ज्ञान और मोक्ष की धरती गया से आप सभी का अभिनंदन करते हैं और पावर ग्रिड का तैयारी कराने के लिए हम लोग रेगुलर लग जाते हैं और आप सभी का स्वागत है। जो कि गया में ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस चल रहा है, जहाँ पर देखिएगा यहाँ पे ऑफलाइन, देखिए यहाँ पे जो कि ऑफलाइन है गया में, जो कि सेट प्रैक्टिस होता है ऑफलाइन है। अगर ऑनलाइन आप सेट मारना चाहते हैं तो आपके लिए जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाइए और अपना जो है कि टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा जो कि सेट होगा, और आप सेट मार करके ओएमआर जो कि नंबर है वो कमेंट में लिख दीजिएगा। जो कि सॉल्यूशन आपको मिलता है उस सेट का 8:30 बजे के आसपास, तो उसमें आप सॉल्यूशन देख सकते हैं और अपने नंबर को बता सकते हैं। तो इसी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन सेट दोनों तरह चल रहा है। और अभी जो महा मैराथन में हम लोग चल रहे हैं, जो कि पावर ग्रिड का जो कि वॉल्यूम 2 है, उसको हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें देख रहे हैं कि डायोड रेक्टिफायर का क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं आज। तो आप सब जुड़े रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, जगह खाली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो कि क्वेश्चन है, इसको ये है, इसको देख ले रहे हैं। पहले क्रॉप कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को देखेंगे। ये हो गया छोटा, इसको बड़ा कर देते हैं इस तरह से, ये हो गया बड़ा। और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस तरह से पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर द पावर डायोड द रिकवरी टाइम इज द इतना माइक्रो सेकेंड। रिकवरी टाइम कितना दिया गया, 3.9 माइक्रो सेकेंड दिया है। एंड द रेट ऑफ डायोड करेंट डिसे इज इतना माइक्रो एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड है। जो डिसे कर रहा है, जो कि रेट ऑफ डायोड करेंट इज इतना माइक्रो एम्पियर पर सेकेंड। फॉर द स्टिफनेस फैक्टर इतना, तो पीक यूनिवर्सल करंट क्या होगा, पीक यूनिवर्सल करंट क्या होगा उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए टी जो कि दिया गया है कि 3.9 माइक्रो सेकेंड दिया गया है। और जो स्टिफनेस, जो कि स्टिफनेस का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया स्टिफनेस का क्या फार्मूला होता है कि टी बी अपॉन टी एस होता है। टी बी अपॉन टी एस होता है बराबर 0.3 दिया गया है। स्टिफनेस का मान कितना दिया गया है, 0.3 दिया गया है। तो टीबी का मान हम लोग निकालना है, टीबी का मान निकाल दिए, तो टीबी का मान जो हो गया है 0.3 इंटू टी ए दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो कि सोल्व किया है ग्राफ के अनुसार से, थोड़ा छोटा कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन कंसल्ट कर दें। तो यहाँ पर देखिएगा रिकवरी टाइम दिया गया है, तो इसमें है कि रिकवरी टाइम बराबर टी आर, आर बराबर टी ए प्लस टी बी होता है। तो टी ए बराबर जो हो गया था टी ए प्लस 0.3 टी ए हो जाता है बराबर 0.3 टोटल जो कि रिकवरी टाइम दिया गया था। तो टोटल जो कि करंट हो गया अभी 1.3 टी ए हो गया। तो टी ए का मान जो हो गया यहाँ से 3.9 अपॉन 1.3 जो कि 3 माइक्रो सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे स्लोप बराबर आई आर एम एस अपॉन आई ए, एवरेज होता है जो दिया गया है 50 एम्पियर पर सेकेंड दिया गया है। तो आई आर एम एस बराबर हो गया, टी ए से गुना कर देंगे तो यहाँ 3 से गुना हो जाएगा, तो आई आर एम बराबर 150 एम्पियर हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 150 एम्पियर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें दिया गया था क्या है कि रिकवरी टाइम दिया गया था 3.9 माइक्रो सेकेंड एंड डीसी करंट दिया गया था 50 एम्पियर पर माइक्रो सेकेंड दिया गया था, और फिर स्टीफनेस दिया गया था। तो देखिए यहाँ 3 चीज दिया गया था और पूछ रहा था पीक इनवर्स जो कि करंट पूछ रहा था। तो यहाँ पे देखिए स्टीफनेस बराबर फॉर्मूला होता है टीबी अपॉन टी ए हो जाता है। तो टीबी बराबर यहाँ पे 0.3 टी ए हो गया। तो ये तो समझ गए। यहाँ पे रिकवरी टाइम बराबर देखिए मेन फार्मूला जो होता है रिकवरी टाइम बराबर टी ए प्लस टी बी होता है। रिकवरी टाइम दिया गया था और टी ए टी बी का, तो देखिए यहाँ पे जो कि टी ए का मान तो टी है, टी बी का मान जो हो जाता है
0.3 TA आया था, तो यहाँ पे पुट कर दिए तो टोटल जो TA का मान हो गया 1.3 हो गया। तो TA का मान 3.9 अपन इतना किया तो इतना माइक्रो सेकेंड हो गया TA का मान। अब स्लोप बराबर IRM बराबर TA हो जाता है, और इसका मान स्लोप का दिया गया है 50 एम्पियर पर सेकेंड दिया गया है। तो IRM का मान निकालना है तो 50 गुने TA बराबर 50 गुने 3 कर दिए तो 150 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 फेज डायोड रेक्टिफायर इज द फीड फ्रॉम द 400 वोल्ट। 400 वोल्ट फीड करता है 50 हर्ट्ज पर 3 फेज AC सोर्स इफ द लोड इज प्योरली रेजिस्टिव। लोड प्योरली रेजिस्टिव होगा देन द पीक इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा VRMS बराबर फार्मूला होता है, सीधा होता है VRMS बराबर फार्मूला होता है VM/√2 होता है। तो यहाँ पे √2 से सिर्फ गुना कर देंगे तो पीक का मान आ जाएगा। √2 से गुना करें 400√2 हो गया। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, हार्ड वाला तैयारी भी नहीं करना है, हल्का हल्का जो होता है वही देखते रहता है। इन द सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विद द कंटिन्यूस कांस्टेंट DC लोड करंट है, द पावर फैक्टर ऑफ AC सप्लाई क्या होगा। पावर फैक्टर ऑफ द करंट इज क्या होगा, पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए आगे लाते हैं, इसका ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ऑप्शन है, आंसर भी सॉल्यूशन किया गया है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखना यही है, देखिए यहाँ पे कि सिंगल फेज जो कि है डायोड रेक्टिफायर है, सिंगल फेज डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है विद द कंटिन्यूस करंट DC लोड करंट दिया गया है। द पावर फैक्टर ऑफ AC सप्लाई क्या होगा, पावर फैक्टर के लिए पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर यदि सप्लाई करंट इक्वल टू क्या होगा, तो पावर डिलीवर टू द लोड अपॉन इनपुट वोल्टेज हो जाता है। P बराबर सीधा फार्मूला होता है VI होता है। तो यही कह दिया कि क्या पूछ रहा है, तो करंट सप्लाई करंट पूछ रहा है। तो I बराबर पावर अनुपात तो वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पावर डिलीवर बाय लोड तो पावर हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज दिया है, इनपुट वोल्टेज पूछ रहा है, VA पूछ रहा है, इनपुट भी है। तो पावर VDC और IDC हो गया, और इनपुट जो हो गया AC देंगे तो VRMS और IRMS हो गया। तो DC लाइन यहीं से निकलता है, IDC अपॉन वोल्टेज, तो वोल्टेज कट जाएगा, IDC बटा IRMS पूछ रहा है। तो IDC क्या हो जाएगा, I2 जो कि 2√2 हो जाएगा, और ये पाई हो जाएगा बराबर 0.90 हो जाता है। इसका अनुपात जो है 0.90 हो जाता है ऑप्शन। तो सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विद द कंटिन्यूस कांस्टेंट DC करंट, सो द पावर फैक्टर ऑफ द AC सप्लाई क्या होगा। कह रहा है कि पावर फैक्टर ऑफ AC सप्लाई करंट क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर ऑफ AC सप्लाई का पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। तो यही पावर फैक्टर ऑफ AC सप्लाई इक्वल टू पावर डिलीवर बाय द लोड। पावर डिलीवर कर रहा है DC के केस में, और जो इनपुट तो हो रहा है AC के केस में। तो वोल्टेज काट दिए, अपॉन IDC का मान पूछ रहा था, IDC अपॉन IRMS कर दिए। तो IDC का जो होता है 2√2 हो गया, और ये पाई हो गया RMS में। तो दोनों का जो कि डिविजिबल मान होता है 0.90 होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये तो कांस्टेंट मान याद होता है, जो कि पावर फैक्टर AC सप्लाई करंट जो होगा जो कि 0.90 ही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है सो क्या कह रहा है, इन द कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट द फ्रीज व्हील डायोड आर कनेक्टेड। फ्रीज व्हील डायोड जो होता है किस तरह से कनेक्ट होता है, फ्रीज व्हील डायोड के बारे में बोल रहे हैं। इन द कंट्रोल रेक्टिफायर फ्रीज व्हील डायोड आर कनेक्टेड, किस तरह से कनेक्ट होता है, तो पैरेलल टू लोड, लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। देखिए यहाँ सर्किट में बताया है, इन द कंट्रोल रेक्टिफायर सर्किट फ्रीज व्हील डायोड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड, लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट होता है।
तो यहाँ पे देखिए जो है सो क्या है, इन द कंट्रोल रेक्टिफायर फ्रीज व्हील डायोड जो होता है, फ्रीज व्हील डायोड ये है, तो ये लोड के साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्ट होता है हमेशा फ्रीज व्हील डायोड, जो कि रिवर्स में रहता है। कह रहा द मेन पर्पस ऑफ द फ्रीज व्हील डायोड इज टू प्रोवाइड ए पाथ ऑफ डीसी करंट थ्रू द एंड द इंडक्टिव लोड when the switch is pull off। क्या कह रहा है कि the main purpose of free wheel diode is provided a path of the decycling current through and इंडक्टिव लोड के साथ हमेशा करंट फ्लो करते रहे, इसके लिए इसको लगाया जाता है। विच स्विच इज पुट ऑफ, अगर स्विच को ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद भी इसका कंडक्शन होते रहे, तो इसके लिए फ्रीज व्हील डायोड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। A power diode is the forward conduction made or forward current is now decreased। क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड करंट डिक्रीज कर, द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ द डायोड इज टी आर एंड द रेट ऑफ फॉल ऑफ द डायोड करंट डी आई बाई डी टी। व्हाट इज द स्टोर्ड चार्ज, चार्ज स्टोर्ड क्या होगा, तो चार्ज डी क्यू, क्यू बराबर डी आई अपॉन डी टी होता है सीधा। तो ऑप्शन बी सही है, हाफ डी आई अपॉन डी टी टी स्क्वायर में दिया रहा है। तो ये सी का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड लेवल का है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को इस तरह से नहीं पूछता है जो कि पीजीसीएल में पूछ सकता है। इतना हार्ड नहीं होता, बस याद रखिए इतना कि क्या होता है, हाफ डी आई अपॉन डी टी टी स्क्वायर होता है, टी आर स्क्वायर। टी आर क्या है, तो रिवर्स रिकवरी टाइम है, रिवर्स रिकवरी टाइम दिया गया है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर जो कि 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यहाँ पे द टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन टी एस डी ऑफ ए सी सप्लाई इनपुट करंट इज रेक्टिफायर इज मैक्सिमम। कह रहा है द टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन टी एस डी ऑफ द ए सी सप्लाई इनपुट करंट ऑफ द रेक्टिफायर इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम कब होगा, तो डी ऑप्शन सही कह रहा है। सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विद कैपेसिटी फिल्टर, कैपेसिटी फिल्टर रहेगा तो क्या होगा, तो टी एच डी ऑफ एसी इनपुट करंट इज रेक्टिफायर इज मैक्सिमम। तो यही सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर कैपेसिटी फिल्टर के लिए यूज करते हैं। सब ईएसी का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह का थोड़ा क्वेश्चन तो है उसी का, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का पूछा गया है इसमें। द डायोड इज मेजर्ड ऑफ द हार्मोनिक्स कांस्टेंट इन द इनपुट सप्लाई करंट इन द केस ऑफ सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर विद द कैपेसिटी फिल्टर the AC input current waveform is not smooth and the have maximum harmonics content for the three-phase thyristor rectifier had the harmonics of इतना TSD है सो 31.8%, 0.8% हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि इफ द एसी वोल्टेज ऑफ इतना वोल्टेज आरएमएस में दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज अब दैट हाफ वेव रेक्टिफायर विद द कैपेसिटर फिल्टर। कैपेसिटर फिल्टर के साथ हाफ वेव का क्या होगा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए, आरएमएस निकालने के लिए तो √2 से गुना हो जाता है, तो मैक्सिमम √2 14.1 हो गया, ये तो मैक्सिमम निकल आया। लेकिन हाफ वेव के लिए बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस द डायोड मैक्सिमम व्हेन द इनपुट इज द मैक्सिमम। इनपुट मैक्सिमम होगा तभी आउटपुट भी मैक्सिमम होगा, तो बराबर कर दिया, तो दोनों क्या होगा 14.1 ही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 14.1 ही हो जाएगा। चौदह पॉइंट वन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द नोट एन एग्जाम्पल ऑफ द सेमीकंडक्टर डायोड रेक्टिफायर। सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर का कौन एग्जाम्पल नहीं है, तो देखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव, ब्रिज टाइप सब है कि रेक्टिफायर का टाइप है। होल्ड कैथोड गैस डायोड रेक्टिफायर नहीं होता है, डी ऑप्शन सही है। देखिए रेक्टिफायर को डिवाइड करके बताया सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर को, तो यहाँ पे देखता है सेमीकंडक्टर डायोड रेक्टिफायर हाफ वेव होता है, फुल वेव होता है। फुल वेव में सेंटर टेप और ब्रिज टेप होता है, इतना ही तरह का ही रेक्टिफायर होता है।
इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द यूज ऑफ द मल्टी फेज रेक्टिफायर इन द फेज ऑफ द सिंगल फेज रेक्टिफायर रिजल्ट क्या करता है। तो इसको लाते हैं अगला पेज को। देखिए इस तरह से है इसमें, तो इसको सोल्व करेंगे। कह रहा द यहाँ पे कह रहा है कि द यूज ऑफ द मल्टी फेज रेक्टिफायर इन द फेज ऑफ द सिंगल फेज रिजल्ट इन मल्टी फेज रेक्टिफायर इन पैलेस ऑफ सिंगल फेज रेक्टिफायर रिजल्ट क्या होता है। तो ये ऑप्शन सही कह रहा है, इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज एंड रिड्यूस द हार्मोनिक्स। इंक्रीज करता है आउटपुट वोल्टेज को एंड रिड्यूस करता है हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है। मल्टी रेक्टिफायर इसलिए यूज करते ही हैं कि कैपेसिटर लगा के 3-4 जो ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, ऐसे एम्पलीफायर लगा देते हैं, तो एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन को हटा देता है। इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज एंड रिड्यूस द हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता है। देखिए इसमें जो कि थ्योरी दिया गया है उसको सोल्व करते हैं, क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि द यूज ऑफ द मल्टीफेज रेक्टिफायर इन पैलेस ऑफ सिंगल फेज रेक्टिफायर की जगह मल्टी फेज यूज करते हैं। इंक्रीज द वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करता है एंड रिड्यूस द हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स का क्या करता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पर कह रहा है मल्टी फेज रेक्टिफायर आर प्रीफर्ड। मल्टी फेज जो होता है रिफर किसको करता है, जो कि कह रहा है कि हाई डीसी वोल्टेज को प्रीफर करता है। यहाँ पे देखिएगा हाई डीसी वोल्टेज को करता है, फिर बेटर टीयूएफ को करता है, फिर बेटर पावर फैक्टर होता है, फिर लेस रिपल फैक्टर ऑफ द आउटपुट करंट के लिए होता है, और साइज ऑफ फिल्टर ऑफ द पैरामीटर बिकम्स द रिपल फ्रीक्वेंसी। तो ये सब चीज को कंट्रोल करने के लिए मल्टी फेज रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 10 में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिएगा, द मैक्सिमम परसेंटेज रेक्टिफायर इफिशियंसी ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर, तो कितना 40.6 ही होता है। तो देखिए रेक्टिफायर का एफिशिएंसी दिया गया, रेक्टिफायर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द डीसी आउटपुट पावर द अप्लाइड टू द इनपुट। तो यहीं का रहा वेव का 40.6 होता है, सेंटर का 81.2, फुल ब्रिज का भी 81.2 होता है एफिशिएंसी। आगे चलते हैं। यहाँ पर कंप्यूट द रिपल फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद द लोड रेजिस्टेंस इतना दिया गया है, RL दिया गया है। द फॉरवर्ड बेस डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इज इतना, फॉरवर्ड जो होता है 100 ओम दिया गया है। तो RMS वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी बाइंडिंग 300 वोल्ट 330 वोल्ट दिया गया है। तो पूछ कर रहा है कंप्यूट द रिपल फैक्टर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दिया गया है, अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होता है रिपल फैक्टर का। ये फार्मूला बहुत ही VBI है। तो देखिएगा यहाँ पे फॉर्म फैक्टर का मान जो है निकलेगा, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS अपॉन एवरेज होता है। RMS वोल्टेज का हो जाएगा, RMS वोल्टेज अपॉन एवरेज हो गया। तो दोनों का मान दिया गया है स्पष्ट। देखिए यहाँ पे जो कि रेजिस्टेंस दिया गया, वोल्टेज दिया गया RMS। तो यहाँ पे देखिएगा RMS अपॉन VM अपॉन √2 होता है, और एवरेज का मान 2 VM अपॉन पाई होता है। तो यहाँ पे पुट करिएगा, आर मैक्सिमम जो दिया गया है जो कि 330 दिया गया वह √2 करेंगे, और VM का मान वही 330 ही पुट करेंगे, पाई से डिवाइड कर देंगे, -1 कर देंगे, तो ये इसका मान 0.483 आ जाता है। तो ये सॉल्यूशन ESC का क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन का मान यहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए नहीं पूछ सकता, इसको ऐसे पूछ देता है डायरेक्ट रिपल फैक्टर निकालने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 12 में कह रहा है फॉर द इनपुट सिग्नल ऑफ VT बराबर VM साइन ओमेगा टी, देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ रेक्टिफायर साइन वेव क्या होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होगा, VM अपॉन 2 ही हो जाता है, VM अपॉन पाई होता है, 2 VMY पाई होता है फुल का, लेकिन इसमें होता है हाफ का, क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाता है VM अपॉन पाई होता है। तो इक्वेशन इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद जो कि VM
जो कि हाफ वेव का होता है भीम अपॉन पाई ही हो जाता है हाफ वेव का, और फुल वेव का 2 Vm/पाई होता है, इसको फुल वेव का होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है सो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि the ripple voltage of the full wave rectifier with the इतना माइक्रोफारड फिल्टर कैपेसिटर कनेक्टेड टू द लोड ड्राइंग 50 मिली एम्पियर दिया गया है। तो इस तरह से गिवन IDC का मान इतना है, कैपेसिटर का मान इतना है, तो रिपल फैक्टर जो हो गया IDC अपॉन 4√3 FC हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा यही फार्मूला को यूज करके बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे रिपल फैक्टर का मान जो होता है IDC अपॉन 4√3 FC फॉर्म फैक्टर जो होता है, तो ये पुट कर देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जी IDC का मान दिया था 50, जो कि 50 माइक्रो एम्पियर दिया गया है, और 4 इसका मान जो दिया गया FDC का मान जो कि 100×10⁶ दिया गया कैपेसिटर का मान। तो इसमें पुट कर देंगे एफ और सी है इसका मान। देखिए यहाँ फिर जो कि रिपल वोल्टेज बराबर क्या होगा, तो IDC अपॉन जो होगा 4√3 FC हो जाता है। एफ जहाँ पर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, जो कि 60 हर्ट्ज दिया गया है, रिपल फैक्टर 60 हर्ट्ज मान टेक ले करके मना रहे हैं, तो 50/8√3 हो जाएगा, और 60 का मान पुट कर देंगे। इसका मान जो हो जाएगा वोल्टेज होगा 1.2 वोल्ट हो जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आगे 14 में देखिए किस तरह से पूछा है। द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर सर्किट में बी डिफाइंड एज रेशियो, जो कि इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर, इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर सर्किट क्या हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो रहा है, द टोटल मीन इनपुट पावर टू द टोटल RMS इनपुट एम्पियर वोल्टेज। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन दिया है। क्या पूछ रहा था यहाँ पे, दो डिफाइंड द रेशियो ऑफ द इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द कन्वर्टर सर्किट डिफाइंड एज द पावर इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। और देखिए इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो P बराबर भी cos फाई और RMS जो हो गया, तो AC वाला जो हो गया बटा जो कि RMS हो गया, तो उसी तरह से हो जाता है, पावर अपॉन पावर ही है। तो क्या कह रहा है कि टोटल मीन इनपुट ऑफ द टोटल RMS इनपुट और मीन मतलब कि पावर हो गया। तो इस तरह से होता है। क्वेश्चन नंबर आगे 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द RMS वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर करंट इज इतना एम्पियर। द वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज 10 एम्पियर। तो फुल वेव में क्या हो जाएगा, हाफ वेव में Im/2 होता है, तो 20 एम्पियर हो जाता है। Im बराबर 20 हो जाएगा। तो RMS में Im/√2 होता है, तो 10√2 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है द RMS वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर करंट इज इतना है, RMS वैल्यू में 10 एम्पियर है, तो कह रहा है कि फुल वेव जो हो जाएगा रेक्टिफायर वुड भी क्या होगा, द वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वुड भी Im का मान कितना हो जाएगा, Im/2 हो जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो Im का मान 20 हो गया, सीधा इसका दुगना हो गया Im, और Im बराबर हो जाएगा रेक्टिफायर जो RMS में हो जाता है Im/√2 होता है, तो 10√2 हो जाएगा। इसको कर देंगे तो सोल्व। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि द हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज यूज टू डायोड एंड इनपुट वोल्टेज इज 20 sin ωt, देन द एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज रेक्टिफायर क्या हो जाएगा। पहले क्या पूछ रहा है कि एवरेज पूछ रहा है, फिर RMS बोल रहा है। तो एवरेज में क्या हाफ वेव है, तो Vm/पाई हो जाता है, तो 20 अपॉन जो हो गया V हो जाएगा, RMS में
रूट 2 से डिवाइड करना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लगता है कौन सा ऑप्शन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन निकालते हैं उसका अगला। देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 जो है 20/पाई हो जाएगा और 10 वोल्ट आ जा रहा है इसको सॉल्यूशन करने के बाद। तो देखिए इसको सॉल्यूशन कर रहा है आगे। अ, यहाँ पे देखिएगा 10 तो आ जा रहा है, क्योंकि टू भी पाई होता है तो 20/पाई तो ठीक है। तो आर में से वोल्टेज आउटपुट हुआ है तब Vm/2 हो जाएगा। 20/2 तो 10 हो जाएगा। RMS/Vm/2 हो जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, तो Vm/2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 17 में क्या कह रहा है, कि कह रहा है द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए डायोड इज डिसाइडेड बाय। स्पीड होता है ऑपरेशन का, कैसे डिसाइड करते हैं, तो रिवर्स रिकवरी टाइम से हम लोग को दिखाते हैं कि ऑपरेट ए डीसी डिसाइडेड बाय स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो होता है किससे डिवाइड दिखाते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ सी में कह रहा है द स्पीड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डायोड इज डिसाइडेड बाय रिवर्स रिकवरी टाइम while the switch from the conducting the blocking state of diode rectifier the stored charge that must be first discharged from the diode recovery current जो होता है इस तरह से TRR से दिखाते हैं। तो यहाँ 18 में देखिए क्या कह रहा है कि द सिंगल फेज डायोड रेक्टिफायर द लोड ऑफ द रेजिस्टेंस इज इतना ओम। लोड रेजिस्टेंस 50 ओम है। सोर्स वोल्टेज इतना वोल्ट सोर्स वोल्टेज दिया गया है। ओमेगा बराबर इतना दिया गया था। पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टेंस क्या होगा, पावर डिसिपेटेड V² बाय R होता है। तो देखिए आर भी ये सब दिया गया है, तो V² तो पुट कर दिए हैं। Vm/√2 निकाल दिए पहले। और जो रेजिस्टेंस V/V² बाय R होता है तो 50 √2 से √2 हो जाए 2 हो जाएगा, तो यही गुना करके 400 वाट आ जाएगा। सही है, बस पुट कर देना है P बराबर V² R पे। 19 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर द पावर डायोड। पावर डायोड में किसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें क्या कह रहा है सॉल्यूशन में। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर हो गया बी ऑप्शन सही कह रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट कम्यूटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पावर डायोड। पावर डायोड के फर्स्ट कम्यूटेशन का जरूरत नहीं होता है। पावर डायोड वुड हाई स्पीड ऑपरेशन फॉर दैट A small reverse recovery time required to the voltage drop to reduce the conduction हो जाता है। देखिए 20 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए डीसी सोर्स शो इन द फिगर। डीसी सोर्स शो गया है, शो किया गया। इफेक्ट ऑफ 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे दिया गया इनपुट। द लोड ड्रॉन डीसी करंट 20 एम्पियर। कैलकुलेट द एवरेज डीसी करंट इन द एच डायोड। डीसी करंट आईडीसी का मान पूछ रहा है। आईडीसी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन से ही 10 एम्पियर हो जाएगा। देखिएगा द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज 120 वोल्ट दिया गया था, करंट 20 एम्पियर जा रहा था, तो द एवरेज डीसी करंट इन ईच डायोड क्या होगा। तो आई बराबर आई डी सी अपॉन 2 हो जाएगा। 20/10 यानी कि 10 एम्पियर हो जाएगा। देखिए हाफ जाएगा आई डी सी हो जाएगा 20 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज डीसी करंट ऑफ ईच डायोड में देखिए एक होता है कि हाफ ऐसे जाता है और हाफ फिर ऐसे भी जाता है। तो हाफ ही ना जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऐसे मैक्सिमम 20 है तो आधा हो जाएगा, तो 10 एम्पियर ईच डायोड से जा रहा होगा।
तो इसी तरह से ऑप्शन जो हो गया बी ऑप्शन सही 10 एम्पियर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा विस ऑफ बिल्ड 135 वोल्ट 20 एम्पियर कह रहा है। डीसी पावर सप्लाई यूजिंग द सिंगल फेज ब्रिज रेक्टिफायर एंड द इंडक्टिव फिल्टर है। द पीक टू पीक करेंट रिपल शुड बी अबाउट 10% है। इफ द 60 हर्ट्ज एसी सोर्स इज अवेलेबल द कैलकुलेट द पीक टू पीक करंट क्या होगा। कह रहा है कि सी ऑप्शन से है भी बराबर 135 वोल्ट, आईएल जो हो गया 20 एम्पियर जा रहा है। तो यहाँ पर रिपल जो हो गया 10% हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट हो गया। तो पीक टू पीक जो हो गया रिपल करंट हो गया। डेल्टा आई जो पूछ रहा है 10% और 20 का कितना होगा, तो 10% निकाल देंगे तो यहाँ पे 2 एम्पियर हो जाएगा। तो 10 एम्पियर का 20 एम्पियर का 10% हो गया तो कितना हो गया, 2 एम्पियर आ रहा है। देखिए इसी तरह से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। आइडियल डीसी 230 में 50 और सिंगल एसी फॉर एसी सोर्स पावर टू द लोड रेजिस्टेंस 100 ओम थ्रू द सिंगल डायोड है। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आई एवरेज का मान क्या होगा। तो आई यहाँ पे वोल्टेज 230 दिया गया है और रेजिस्टेंस 100 है, तो यहाँ से मान हम लोग निकाल सकते हैं 2.3 ओम। यहाँ पे क्या है, करंट 2.3 ओम करंट आ गया एम्पियर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो 2 IM/पाई भी हो जाएगा। तो इस पर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए आगे सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन नंबर जो कि देखिए ये हो गया, तो आगे देखते हैं निकालते हैं उसको। देखिए इसी तरह से निकाला है, जो भी एवरेज जो है VM और पाई निकाल दिया। तो एवरेज वोल्टेज पहले निकाला, ये RMS वोल्टेज दिया गया था, तो RMS करंट यहाँ 2 VM/पाई हो गया। VM अपॉन रेजिस्टेंस हो गया, भी एवरेज लगा देंगे, या तो करंट को एवरेज में चेंज कीजिए वोल्टेज को। तो भी एवरेज के लिए जो हो गया VM/√2 होता है, भी एवरेज VM/पाई होता है। तो VM बराबर 200√2 कैसे कर दिया। कुछ तो लफड़ा लग रहा है। 230/√2 भी एवरेज बराबर 2 VM/पाई होता है एवरेज के लिए। तो 2 VM थोड़ी था, ये RMS में दिया गया था ना। ये 220 तो RMS को पहले VM में चेंज किए तो √2 गुना 230 हो गया, और यहाँ पे √2 गुना 230 को पाई से डिवाइड कर दिए तो एवरेज में निकल गया। और यहाँ पे देखिए हाफ वेव है ना, इसलिए हम लोग को इतना करना पड़ रहा है। कैलकुलेट एवरेज, तो एवरेज के लिए यही √230 हो जाएगा, यहाँ पे पाई से डिवाइड कर दे तो आई एवरेज का मान निकल जाएगा। रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो इतना हो जाएगा 1.35। यहाँ पे पाई से डिवाइड सिर्फ किया गया तो हाफ वेव के लिए होता है, हाफ वेव के लिए पाई से डिवाइड होता है, नहीं तो फुल वेव जब होगा तो 2 VM/पाई से डिवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द आउटपुट ऑफ द थ्री फेज सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर इज कॉल्ड। जो होता है आउटपुट ऑफ थ्री फेज सिंपल हाफ वेव, आउटपुट थ्री फेज हाफ वेव का मान क्या होता है, तो पल्स नंबर ऑफ पल्स नंबर 3 होता है। रेक्टिफायर आर आल्सो कॉल्ड पल्स नंबर 3 कहा जाता है इसको। देखिए सॉल्यूशन में क्या कहा है कि कह रहा द आउटपुट ऑफ द थ्री फेज सिंगल हाफ वेव रेक्टिफायर इज आल्सो कॉल्ड द पल्स नंबर ऑफ 3। इसको नंबर ऑफ 3 पल्स कह सकते हैं। देयर हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर रिक्वायर्ड देयर द डायोड, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर डायोड का यूज किया जाता है। इच कनेक्टेड टू द फेज देयर देयर फेज रेक्टिफायर सर्किट सफर फ्रॉम द हाई अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स distortion on DC and AC connection. These are three distinct pulse or cycle on the DC side of voltage कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फंक्शन ऑफ द बर्डन रेजिस्टेंस इन द पावर सप्लाई क्या होता है? तो ये कहता है कि टू इंश्योर द मिनिमम करंट ड्रॉन इन द सर्किट, द मिनिमम करंट ड्रॉन इन द सर्किट पे होता है। ऑप्शन नंबर यही हो जाए, द फंक्शन ऑफ द ब्लडर रेजिस्टेंस इन पावर सप्लाई ऑफ द easier minimum current drawn in the circuit, bladder resistance do not consume too much power, will the supply on and voltage this quickly।